आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं और आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। और मतलब जो टॉपिक है वो एक्चुअल में अधिगम के सिद्धांत है। अधिगम के सिद्धांत में दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी थ्योरीज ऑफ लर्निंग में। एक क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ेगा व्यवहारवादी का और एक क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ेगा ज्ञानात्मक का। व्यवहारवादी कहने का मतलब क्या है कि मेरे जितने भी बिहेवियरिस्ट लोग हैं, यदि आपने मनोविज्ञान के संप्रदाय वाला हिस्सा यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदाय आए थे। उसमें दो संप्रदाय सीखने की जो क्षेत्र हैं, सीखने की जो गतिविधियां हैं, उसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया। और थ्योरीज ऑफ लर्निंग में या फिर अधिगम के सिद्धांत में ये दोनों जो है ये काफी ज्यादा फेमस हुए। एक है जो कॉग्निटिव पर भरोसा करते थे। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर व्यवहारवादी वो लोग और ज्ञानात्मक लोग, दोनों में अंतर क्या था? बहुत सिंपल है। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जो है वो ये कहता था कि जो सीखना है वो व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। अब व्यवहार में परिवर्तन, तो सर ये जो लोग हैं जो ज्ञानात्मक वाले हैं वो क्या मानते थे? तो इनका जो जोर था ना वो संज्ञान पर ज्यादा था। किस पर? संज्ञान पर। मतलब ये लोग जोर दे रहे हैं पूर्ण तरीके से मेरे बिहेवियर पर, और ये लोग जो व्यक्ति है जो कि मेरे ज्ञानात्मक वाले हैं वो जोर दे रहे हैं मेरे किस पर? वो जोर दे रहे हैं मेरे मेंटल प्रोसेस पर। तो दोनों में अंतर आ गया कि ये लोग संज्ञान यानी कि कॉग्निशन यानी कि एक प्रकार से जीव विज्ञान वाले पक्ष में थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे थे। ये लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस पे, व्यवहारवादी लोग जो है वो ज्यादा साइकोलॉजिकल बेस पर ध्यान दे रहे थे। अच्छा, जितने भी लोगों ने मेंटल प्रोसेस माना, इनका जो मोस्टली आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो लगभग समझ में आता है कि सर इन्होंने जो भी अपना निष्कर्ष निकाला है, अपना कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, मतलब इनका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो अधिकतर मानव के हिसाब से निकलेगा, मानव के अकॉर्डिंगली निकलेगा। सर तो क्या व्यवहारवादियों का नहीं निकलेगा? व्यवहारवादियों का भी निकलता है, लेकिन व्यवहारवादियों का जब आप देखो दोनों के एक्सपेरिमेंट्स है अलग अलग क्षेत्र में। जो मेरा मेंटल प्रोसेस संज्ञानात्मक वाले हैं उनका थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट है और व्यवहारवादियों का अलग एक्सपेरिमेंट है। तो जितने एक्सपेरिमेंट्स व्यवहारवादियों ने किए वो अधिकतर वो लोगों ने क्या किया? एनिमल्स पर किए, और फिर एनिमल्स के बाद फिर उसको ह्यूमन पे अप्लाई किया गया। मतलब ये हुआ ना कि वो लोगों ने पहले जानवरों पर सारे परीक्षण को कर लिया और उन्होंने माना कि सेम इसी हिसाब से यदि ये उनके जानवरों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है तो वैसे ही मानव के व्यवहार में भी बदलाव होगा। बट जो कॉग्निटिव वाले क्षेत्र के थे, जो ज्ञानात्मक क्षेत्र के थे, उन्होंने ऐसा नहीं माना। उन्होंने थोड़ा जोर दिया जानवरों पे। यदि ज्ञानात्मक क्षेत्र के सबसे पहले गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी कि समग्रवाद जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उसमें जो कोहलर थे उन्होंने सुल्तान पे, चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि हम मानते हैं कि जो बंदर के ही हम पूर्वज है, राइट, अग्रज है, सॉरी, हमारे पूर्वज बंदर है। तो हमने ये माना ना कि उनका जो मानसिक विकास है वो लगभग हमारे तरीके से ही होता है। ये हम कहते हैं ना कि हमारा जो बेसिक, जैसे कि कोई बोलता है बायोलॉजी लैब में है, कोई जीव विज्ञान के लैब में है, तो वो मेढक पर क्या करता है? एक्सपेरिमेंट्स को करता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी तरह सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला जानवर है। तो वैसे ही चिंपांजी जो है या फिर जो भी बंदर है, चिंपांजी टू बी मोस्ट प्रैक्टिकल, टू बी मोस्ट प्रिसाइज, सही तरीके से जाने के लिए, तो उनको माना गया कि ये यार इनके व्यवहारों का अध्ययन, इनके मानसिक विकास का अध्ययन कर लेंगे तो वो ज्ञानात्मक क्षेत्र में हो जाएगा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट्स है या तो वो आपको देखने को मिलेगा चिंपांजी है या तो फिर डायरेक्ट रियल ह्यूमंस है। मतलब सही में कोई जो मानव है ना उन्हीं पर परीक्षण करके हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला। व्यवहारवादियों ने जोर दिया जो शब्द मेरा व्यवहार पर, और मेरे ज्ञानात्मक वादियों ने जो शब्द है वो मेरा संज्ञान है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है। तो दोनों में केवल और केवल इतना ही अंतर है कि एक्सपेरिमेंट्स करने के तरीके अलग थे, सोच के तरीके अलग थे। दोनों की लर्निंग की थ्योरीज बहुत अच्छी है, बहुत सटीक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करता हूं कि व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत, इसके बाद में ज्ञानात्मक क्षेत्र में भी जाऊंगा। अब देखो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत क्या बोलता है कि सबसे पहला है कि थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको बोलता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सेकंड है पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा, शास्त्रीय मतलब क्या? क्लासिकल है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अनुबंध, देखो अनुबंध की बात यहां भी है, ये अनुबंध की बात यहां भी है। और यदि मैं पूरे व्यवहारवादियों में बोलूं ना तो ये लोग जोर देते हैं कंडीशनिंग पर। सर कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग एक प्रकार से हमारे दिमाग का जुड़ाव होता है जो निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करता है।
क्या होता है, दिमाग का एक जुड़ाव होता है जो निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करता है, वही कंडीशनिंग होता है। व्यवहारवादी लोग यही मानते थे कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक प्रकार से उस चीजों को कंडीशन कर लिया है, उस चीज के साथ अनुबंध कर लिया है। ठीक है, ये व्यवहारवादियों का मानना है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव का इसलिए क्योंकि पावलोव एक्चुअल में है बहुत बड़े यार रशियन शरीर शास्त्री है। ठीक है, इससे पहले कि साइकोलॉजिस्ट आप समझे, इनको नोबेल प्राइज 1904 में दिया जा चुका है। ठीक है, अब नोबेल प्राइज से ये 1904 में ही नवाजे जा चुके थे, तो सोचो इनकी एक्सपेरिमेंट इससे भी पहले रही होगी, तो ये लगभग 1890 के आसपास की इनकी एक्सपेरिमेंट रही, और शानदार एक्सपेरिमेंट रही एकदम। कुत्ते की लार ग्रंथि के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था, और उसी के वजह से ही इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। फिर आता है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं उनको इंग्लिश में। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है स्किनर का, और बढ़िया थ्योरी है इनकी भी। और धीरे धीरे इन सभी लोगों ने, मैंने बताया ना कि बिहेवियरिस्ट है, ये लोग व्यवहारवादी लोग हैं, तो ये लोग निश्चित किसी जानवर पर परीक्षण करेंगे और हर एक जानवर को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है जो कि मेरा क्या है, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत में कि ये लोग किन चीजों पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, तो ये देखते हैं। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले विशेष अनुक्रिया होती है। उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, व्यवहारों में जो परिवर्तन आते हैं, उनकी व्याख्या करना ही पहले प्रकार के सिद्धांतों का उद्देश्य है। पहले प्रकार यानी कि मेरा बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवादी, इसलिए उसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के सिद्धांतों के प्रमुख प्रवृत्ति में थॉर्नडाइक, वॉटसन, जेबी वॉटसन तो व्यवहारवादी के फादर हैं, तो इसीलिए जेबी वॉटसन को यहां पर जोड़ा गया है। आपको यदि याद आ रहा होगा तो पावलोव है, स्किनर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यदि किसी एग्जामिनेशन में बनाना होगा तो वो लोग यही बना देते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया, क्या इस थ्योरी के क्या तात्पर्य, इस थ्योरी के क्या मायने हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया है। इन्हें सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन 1998 में पीएचडी शोध प्रबंधन, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस में किया था। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल जानकारी हो गया। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, यदि आपको पता होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से जो हमने लर्निंग का जो आउटकम निकाला है, जो हमने सीखने का जो हमने आउटकम निकाला है कि सर इस प्रकार से सीखा जाता है, वो शैक्षिक गतिविधियों के तात्पर्य से, उसके हिसाब से बहुत ही बेहतर साबित हुई, एकदम जबरदस्त साबित हुआ। और तो और इनको फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी बोला जाता है। अगर उनका काम एनिमल इंटेलिजेंस पे है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो यार एनिमल साइकोलॉजी के फादर बोलने में इनसे कैसी शर्म। इन्होंने बहुत जोर दिया कि यार जैसे व्यवहार का बदलाव उन जानवरों में हो रहा है, ठीक है उसी प्रकार उसके आसपास 19-20 का अंतर होगा, और वो जो इंसान है उसके अंदर भी उसी प्रकार का क्या होगा, बदलाव होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये इनकी थ्योरी रही, जिसको एसआर थ्योरी बोला गया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी बोला गया। अब स्टिमुलस क्या होता है सर और रेस्पॉन्स क्या होता है सर, ये ना थोड़ा सा लॉजिकली समझ में नहीं आता हम लोग को। कई बार हमने कोशिश किया बट समझ में नहीं आ रहा। देखो स्टिमुलस जो है इसको बोला गया एस, ये मेरा हो गया स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। क्या बोलेंगे, उद्दीपक। समझिए उद्दीपक क्या होता है कि आप अभी सरकारी नौकरी की चाह में तैयारी कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि सर मैं शिक्षक बन जाऊं, एक अच्छी लाइफ हो जाए। सर शिक्षक बनने के पीछे कारण क्या है, क्या केवल और केवल ये कारण है कि सर रोजगार पाना है। एक कारण मुझे पता चल गया कि सर आप जो कह रहे हैं ना कि हमें सर बेसिक जॉब चाहिए, सर जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या केवल यही कारण है कि आपको ये नौकरी चाहिए। ठीक है, तो आपको यदि पढ़ने के लिए, आप इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो गए हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको जॉब की आवश्यकता है। तो उस जॉब में ये आपका स्टिमुलस हो गया, क्या, जॉब, कि सर आपको इसकी जरूरत है। अब बेसिकली जॉब का मतलब ये नहीं कि सर मेरे को समय खपाना है, जॉब का मतलब वो सभी तमाम चीजें हैं कि सैलरी अच्छी रहेगी, लाइफ अच्छी रहेगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, सब चीज उसके अंदर आती है, वो दीपक है आपके लिए। उसके बदले आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो मेरे भाइयों,
उसके बदले आप जो है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया क्या दिखा रहे हो कि आप दबाकर मेहनत कर रहे हो, आप लग कर पढ़ाई कर रहे हो, आप दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हो, दिन भर कोचिंग अटेंड कर रहे हो, या फिर जहां आपको समय मिल रहा है आप पढ़ रहे हो। अब नहीं पढ़ रहे तो समय आ चुका है कि आप पढ़िए। तो उसके जॉब के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो आपकी प्रतिक्रिया हो गई, वो आपकी अनुक्रिया हो गई। स्टिमुलस वो चीज है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए एक्चुअल में प्रेरित करता है। अगर सोचो आपके पास एक ठीक ठाक इनकम वाली जॉब होती, जो शासकीय होती, अर्धशासकीय होती, जहां पर आपको पता है कि इतनी आसानी से मुझे इस नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, तो क्या आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होते? आप बिल्कुल नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपके अंदर वो स्टिमुलस बचता ही नहीं। और सेम यही प्रोसेस है, ये बोलता है कि सर जॉब की आवश्यकता इतनी ज़्यादा थी कि हम इंजीनियरिंग करते हुए भी हमने बीएड कर लिया, क्योंकि सर स्टिमुलस बोलता है जॉब, और उसके रिस्पॉन्स में हमने बीएड किया ताकि हमारी जो जॉब है शिक्षक में लग जाए, हम सीजीएम के टीचर एग्जामिनेशन की फाइट कर ले। तो अब मैं ये समझ रहा हूं ना कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। समझ में आया? अब ये मेरा स्टिमुलस के साथ देखो, अब ये जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो जो कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन को आपको याद है मैंने एक शब्द लिखा था, उस कनेक्शन को शब्द को हमने कहा था कि सर वो क्या है मेरा, वो यार मेरा कंडीशनिंग है, वही मेरा अनुबंध है, वही मेरा क्या है, अनुबंधन है, वही मेरा अनुबंध है। अब मतलब सर जो एस और आर के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, क्या वही कंडीशनिंग है? तो हाँ मेरे भाई वही कंडीशनिंग है। इसका मतलब वही है कि आपको अब ये समझ में आ गया कि मुझे किसी रेस्पॉन्स को करने के लिए किसी स्टिमुलस की होना की आवश्यकता है, तभी वो रेस्पॉन्स होगा। और आपस में एक संबंध स्थापित हो गया है कि आप रोज पढ़ते हो, रोज वीडियो आता है तो रोज देख रहे हो, रोज नोट्स बना रहे हो, रोज क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन कर लिया है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि अगर मैं ये रेस्पॉन्स नहीं करूंगा तो जो मेरी स्टिमुलस है, जो जॉब की पूर्ति है, जो जॉब की आवश्यकता की पूर्ति है, वो नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा कि स्टिमुलस क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग इस प्रक्रिया को दर्शा रहा है कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि सर मेरे को अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा सर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बन चुका है। समझ में आया? थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया इस तरह की विचारधारा को संबंधवाद, कनेक्शनिज्म की संज्ञा दी गई। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सबसे तथा संबंधवाद के नाम से जाना जाता है कि इनमें आपस में कनेक्शनिज्म है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे और क्लियर करता हूं थोड़ा सा। अच्छा, थॉर्नडाइक के जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इससे बहुत सारा चीज समझ में आया। अब कोई बोल देगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्यों दिए, थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्यों हुआ। एसोसिएशन थ्योरी क्यों नाम दिया गया, साहचर्य थ्योरी, क्योंकि आपको पता है कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएटिव क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव एक थ्योरी बन जाएगी, तो इसीलिए इसको साहचर्य अधिगम बोला गया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपको भी एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर थ्योरी बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेसिक, सबसे मूलभूत लर्निंग की थ्योरी निकल कर आई। संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने कहा कि दोनों के बीच में क्या है, एस और आर के बीच में एक संबंध है, अनुबंधन है, इसीलिए बोला गया कनेक्शनिस्ट थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत, वही कि संबंध क्यों बन रहे हैं, स्थापित क्यों हो रहे। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआरटी, कई जगह एसआरटी बोलते हैं, एसआर थ्योरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बोला गया है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, सीखने का जो प्रोसेस है, वो बिना स्टिमुलस और बिना रेस्पॉन्स के पॉसिबल नहीं है भैया। बिना उद्दीपक के, बिना प्रतिक्रिया के, बिना अनुक्रिया के ये जो सीखने की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए इसे एसआर थ्योरी बोला गया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी बोला गया। फिर से आता हूं मैं, अब थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या रहा। शानदार एक बिल्ली है, बिल्ली को हमने पिंजरे में बंद करके रखा है। बिल्ली ना अभी बढ़िया सा बैठा हुआ था एकदम शांति से। बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पिंजरे के अंदर है, उसको अभी बहुत टाइम हो गया है, 15 मिनट 20 मिनट उसको बैठे हो चुका है, बट लिटरली उसको ना अभी कोई मतलब नहीं है कि वो कितने देर से बैठा है, क्या कर रहा है। सडनली मैं एक उद्दीपक लेकर आता हूं उसके सामने, देखो अभी ना वो कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि अभी मैंने उद्दीपक लेकर नहीं आया। मैं देखता हूं कि मैं उसके बाहर में, उसके पिंजरे के बाहर में एक फिश का टुकड़ा रख देता हूं, मछली का टुकड़ा। आपको पता होगा कि बिल्ली का जो
फिश के प्रति जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा है, जितना आपका हमारा व्यापम और पीएससी के प्रति है उतना ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बिल्ली को पता चल गया कि यार बाहर में एक मछली है, उसके नाक तक ना वो खुशबू टॉम एंड जेरी जैसे टॉम क्या करता था, सूंघ लेता था कहीं मछली आती थी तो। टॉम एंड जेरी में यदि आपने देखा होगा तो, पता नहीं कार्टून देखा कि नहीं आप लोगों ने, तो वैसे ही अब यहां पर जो बिल्ली है ना, उसको वो खुशबू जो है वो मिल गई कि अरे बाहर में यार बढ़िया मछली रखी है। अब मैंने वो जो खाली बिल्ली बैठी थी उसके सामने क्या किया कि स्टिमुलस ले आया। स्टिमुलस मतलब आपको पता है, मैंने उसके सामने एक उद्दीपक ले आया और उद्दीपक के तौर पर मैंने क्या लेकर आया, मैंने लेकर आया मछली। अब देखो उसके चक्कर में वो जो है वो रेस्पॉन्स करने की कोशिश करता है, रेस्पॉन्स करने की कोशिश करता है मतलब सर वो अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया क्या करता है, अनुक्रिया ये करता है कि वो जोर जोर से हाथ और पैर को मारने लगता है। वो एक बार यहां मार, देखो अब वो ना जो बिल्ली है ना वो क्या करता है मालूम, एक बार यहां पे मारता है, एक बार यहां पे मारता है, एक बार यहां पे मारता है, यहां से निकलने की कोशिश करता है, यहां से निकलने की, यहां से निकलने की। बहुत जगह मैं देखा कि स्टार्टिंग में जब पहली बार वो सुना तब उसको मालूम कितना समय लगा, उसको लग गया था पूरा का पूरा 15 मिनट। 15 मिनट बाद सडनली वो यहां पर पैर को मारता है। यहां पर पैर को जैसे ही मारता है ये जो पिंजरा है ये खुल जाता है और खुलते ही बिल्ली बाहर निकलता है और बिल्ली बाहर निकल कर क्या करता है, उस मछली को खा लेता है। बिल्ली, मजा आ गया, बिल्ली बोला एकदम ये तो हो गया यार, एकदम फुल टाइट डिनर हो गया आज, मजा आ गया। तो हमने कहा ठीक है। अब देखो वो बिल्ली जो है उसने रेस्पॉन्स कब किया मेरे भाइयों, कब किया, उसने रेस्पॉन्स तभी किया जब उसके सामने निश्चित उद्दीपक आया। अगर क्या मछली आती और मछली यदि नहीं आती तो वैसा काम करता, चलो बैठे हुए 15-20 मिनट हुआ था इसलिए उतना नहीं लगा। अगर 3-4-5 घंटा बैठता तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि उसको भूख लगती, उद्दीपक उसका भूख बन जाता तो वो ऑलरेडी उस चीज के लिए करने चले जाता कि मेरे को करना है, यहां से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, पी नहीं पाऊंगा, यहीं पर समाप्त हो जाऊंगा। सेकेंडली मैं देखता हूं कि ये काम मैं फिर करता हूं उसी बिल्ली के साथ, अभी बिल्ली को चेंज नहीं कर रहा हूं, वही बिल्ली के साथ। इस बार बिल्ली फिर से मछली की जैसी खुशबू को सूंघता है, उसको मात्र 10 मिनट लगता है उस पिंजरे से बाहर निकलने में। फिर एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलता है कि उसको मात्र कितना लगा, उसको मात्र 5 मिनट। थोड़े देर के बाद मेरे को यह समझ में आता है कि यार अब वो जिस क्षण उस पिंजरे में घुसता है, जिस क्षण मैं उस मछली को लाकर बाहर में रखता हूं, मुश्किल से उसको 30 सेकंड लगता है और 30 सेकंड के अंदर उस पिंजरे से वो बाहर निकल जाता है। देखो ये समय कैसे कम होते चले गए। स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा, स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने देखा उसे 15 मिनट लगा, फिर देखा 10 मिनट लगा, फिर 5 मिनट, फिर 30 सेकंड। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में एक क्या बन चुका है भैया, कनेक्शन, कनेक्शनिज्म। समझ में आया कि उसको पता है कि मेरा स्टिमुलस क्या है और वो उसके हिसाब से फटाक से रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ में आया कि ये कनेक्शन कैसे बना, ये कनेक्शन बार बार करने से बना। बार बार करने से बना मतलब ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो नाम दिया गया है ये इसीलिए दिया गया क्योंकि बहुत बार उसने क्या किया, बहुत बार उसने प्रयत्न किया, कई बार इधर उधर हाथ मारा, उससे भूल हुआ, समझ में आया कि यहां मारने से पिंजरा नहीं खुल रहा है। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का मतलब ये है कि बहुत बार प्रयत्न करने के बाद, भूल करने के बाद आपको समझ में आता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी अनुक्रिया करनी है, कौन से स्टिमुलस के लिए। और यही थ्योरी जो है इसे मैं एसआरटी कहता हूं, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी कहता हूं। ठीक है, देखो ये काम जो है ये कैसे हुआ भैया, ये मेरा बिल्ली बाहर मछली ट्राई किया आने का, नहीं आ पाया, फिर बहुत देर तक इधर दबाया, फिर पता चला कि अरे यहां पर तो लीवर था, लीवर को दबाया, लीवर को दबाते शेर जैसे बाहर निकला और उस मछली को शानदार उसने क्या किया, खा लिया। अब यदि आपसे पूछूं कि आपने थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से आपने क्या सीखा, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखो पूरा का पूरा जो जोर है वो किस पर है, वो पूरा लर्निंग पर है, वो पूरा मेरा अधिगम पर है कि अंत में हमें क्या करना है, सीखना है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है तो व्यवहार में बदलाव हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और उसी से द्वारा जो बच्चा जो है या फिर किसी भी जानवर जो है वो सीख रहा है। अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित है, बिल्कुल, जितना आप जल्दी प्रयास करेंगे, जितना आप जल्दी त्रुटि को अपना सुधार लेंगे। मॉक टेस्ट लगाने इसलिए बोला ताकि जो लर्निंग की प्रोसेस है वो बेटर हो सके।
अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्शंस, कि आप कितने जल्दी उस विषय से कनेक्शन बना ले रहे हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि सीडीपी में यदि मैं अच्छा पकड़ नहीं बनाऊंगा तो शिक्षक भर्ती का जो लक्ष्य है वो जीवन भर लक्ष्य ही रह जाएगा, वो पूर्ण होने वाला लक्ष्य कभी नहीं रहेगा। सीडीपी और पेडागोजी को यदि आप हल्के में ले रहे हो तो आप शिक्षक भर्ती में डूबने वाले हो, इस बात की गारंटी मेरी है। अधिगम सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होती। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जो लर्निंग है ना वो कोई इंसाइट नहीं है, मतलब कोई वो सूझ से या फिर अंतर्दृष्टि बोलते हैं ना, अचानक से ज्ञान आ जाना, अंतर्दृष्टि से नहीं होता है भैया। वो तो मेरा फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्शंस है, वो कोई मेंटल प्रोसेस से नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर कहा कि लर्निंग जो है वो डायरेक्ट है, कि वो आपके व्यवहार के अनुरूप चल रही है, आपके व्यवहार के अनुरूप चल रही है। लर्निंग इज नॉट मीडिएटेड बाई आइडिया बट डायरेक्ट। मैंने इसी चीज को लिखा ना कि भैया लर्निंग जो है वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट नहीं है कि कोई चीज आ रहा है फिर संज्ञान में आ रहा है फिर मेंटल प्रोसेस हो रहा है फिर एक्टिविटी हो रहा है फिर लर्निंग हो रहा है। नहीं, लर्निंग का डायरेक्ट है। फट से यदि आप उस बिहेवियर को समझ जाएंगे तो आपकी लर्निंग हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं सेशन में मजा आया होगा, और मजा आया होगा तो यार इस वीडियो को शेयर करना, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।